अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान में कब हुई मैस लेवल पर, और कब ये अपने रास्ते से डी ट्रैक होगी, ख़त्म होगी, कम होगी, और कैसे अब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इस सब स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए आए हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन उन्हें टाइम से मिलते रहें। तो अब हम जाते हैं पहले टॉपिक की तरफ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्या। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली वो चीज़ है कि आप जब मैस लेवल पर इसकी प्रोडक्शन करते हैं गुड्स की, और जब आप कंट्री की बात करते हैं कंट्री ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या किया, तो हम वर्ड यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंट्री में, कि कंट्री ने उसके लिए क्या पॉलिसीज़ बनाई और कैसे अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को आगे लेके जाया गया। किसी भी कंट्री का अगर आप डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो उसके इंडस्ट्री सेक्टर का बहुत बड़ा उसमें पार्ट होता है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट होता है वो लेवल ही इसी वजह से होता है कि एक कंट्री क्या प्रोड्यूस कर रही है और क्या बेच रही है। इसी सिलसिले में भी हमने एक डाटा इकट्ठा किया है कि 2018 में पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का क्या शेयर था और इंडस्ट्री का क्या शेयर था। एग्रीकल्चर का 18.86 था 2018 में एक्सपोर्ट्स में हमारी, और 20% इंडस्ट्रियलाइजेशन के मतलब इंडस्ट्री गुड्स का शेयर था हमारी एक्सपोर्ट में। लेकिन उसके बावजूद हमारा जो डेफिसिट था बजट में या एक्सपोर्ट में वो था 24 बिलियन। हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स थी 24 बिलियन और हमारी टोटल इंपोर्ट थी 48 बिलियन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये था हमारा पहली चीज़ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्या। अब हम अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन कब आई और कैसे आई और उसका क्या हमें बेनिफिट्स हुए, इसके बारे में अब अगले पॉइंट में जानते हैं। तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम तब स्टार्ट हुआ जब हमारी पार्टीशन हुई। जब पार्टीशन से पहले तकरीबन सारी इंडस्ट्री हिंदुस्तान वाली साइड पर थी और हमारे यहाँ पर कोई गिनी चुनी इंडस्ट्री थी, जो जिसकी वजह से हमें बहुत सी स्टार्ट में मुश्किलात हुई कि हम कैसे इसे स्टार्ट करें, हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं था। तो लेकिन पाकिस्तान बनने के साथ ही इस पर फोकस स्टार्ट हुआ और इस चीज़ को आगे लेके जाया गया, और जैसे ही अगले हुक्मरान आए उन्होंने इस चीज़ को भी आगे लेके जाया गया। लेकिन पाकिस्तानी तारीख में 1960 से 1970 का जो टाइम था, फ्रेम था, उसमें हमने पीक लेवल की इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने मुल्क में की, जिसकी वजह से हमारे मुल्क को बहुत से फ़ायदे हुए। इकोनॉमिस्ट का कहना था कि ऑल ओवर वर्ल्ड के पाकिस्तान को एशियन जाइंट बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। मतलब उस टाइम हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन ये थी कि साउथ कोरिया हमारा इकोनॉमिक मॉडल कॉपी कर रहा था, उसने आके हमारा इकोनॉमिक मॉडल स्टडी किया और अपने मुल्क में वो इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से आज साउथ कोरिया एक बहुत बड़ी माशी ताकत बन चुका है। तो वो जो हमारा टाइम पीरियड था उसमें हमने बहुत तरक्की की माशी एतबार से। जनरल अयूब का वो दौर था, उसमें हमारी इकोनॉमी की हालत इतनी बेहतर थी कि हमें किसी से कोई लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ये दौर था 1972 का, जब भुट्टो ने तकरीबन 32 सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया। भुट्टो की सोच कम्युनिस्ट सिस्टम की थी, वो चाहते थे हर चीज़ गवर्नमेंट के नीचे हो। लेकिन जब आप बिजनेसमैन को या बिज़नेस सेक्टर्स को अपने नीचे दबाने की कोशिश करेंगे तो वो बिज़नेस नहीं कर सकेंगे और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। तब तक उस मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आ सकती जब तक वहाँ पर इंडस्ट्री के लोग पैसा ना कमाएं। ये चीज़ हो ही नहीं सकती कि गवर्नमेंट को या लोगों को फ़ायदा हो और उस बिज़नेसमैन को उससे फ़ायदा ना हो। तो 1972 में भुट्टो ने तकरीबन 31 इंडस्ट्रियल सेक्टर को नेशनलाइज कर लिया, जिसमें एक कंपनी की मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि एक कंपनी थी जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हुई, और उसके साथ क्या हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन में। बैको नाम की बटाला इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के नाम से एक कंपनी थी जिसके चेयरमैन मोहम्मद लतीफ़ थे। पार्टीशन से पहले वो हिंदुस्तान में रहते थे। 1907 में तकरीबन वो पैदा हुए और 1930 में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की मैकेनिकल में, और उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान में स्टील का काम शुरू कर दिया, स्टील की प्रोडक्शन का, स्टील की फैक्ट्री का, जिसमें वो काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाते थे। लेकिन जब पार्टीशन हुई तो पार्टीशन के बाद उन्होंने अपनी तमाम इंडस्ट्री को पाकिस्तान मूव कर लिया, और पाकिस्तान आकर उन्होंने लाहौर में तकरीबन 1 साल या 3 साल 1 से 3 साल के अरसे में अपना यहाँ पर कारोबार शुरू किया। और कारोबार शुरू करने के बाद उनकी जब बिज़नेस की पीक थी तो उन्होंने तकरीबन 6000 से 7000 लोगों को अपने कारोबार में एम्प्लॉय रखा, जिसकी वजह से लोगों को रोज़गार मिला। और वो पाकिस्तान में डीज़ल इंजन, जो हवाई जहाज़ के पार्ट्स बनाते थे और काफ़ी चीज़ें बनाते थे। वो एक विजनरी पर्सन थे, उन्होंने एक इंडस्ट्री स्टार्ट की और इसको पीक पर लेके गए। तो उनके साथ ये हुआ कि 1972 में
जब भुट्टो ने नेशनलाइज़ किया सारी इंडस्ट्रीज़ को, तो उनकी कंपनी भी उसमें में शामिल थी, जिसकी वजह से उनकी कंपनी को उनसे ले लिया गया और गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई। और वो आदमी वहाँ से उस कंपनी को छोड़कर जर्मनी चला गया और वहाँ पर अपनी उसने बाकी ज़िंदगी गुजारी। लेकिन जब ज़ियाउल हक का टाइम आया तो ज़ियाउल हक ने दोबारा ऑफ़र की मोहम्मद लतीफ़ को कि आप अपनी कंपनी वापस लें और ख़ुद उसे रन करें, लेकिन मोहम्मद लतीफ़ ने उस ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर दिया। तो इससे ये हुआ कि पाकिस्तान में जो एक आदमी बिज़नेस की सोच से आया था और उसने बिज़नेस स्टार्ट किया, अपना एक स्ट्रक्चर बनाया, एक एम्पायर बनाया बिज़नेस का, लेकिन 1972 में भुट्टो ने जो किया उसकी वजह से हम पीछे चले गए, हमारा बिज़नेस सेक्टर पीछे चला गया हमारा। ये एक एग्जांपल है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जांपल होंगी कि लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट से हटे, पाकिस्तान में लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन में सेक्टर में आने से पीछे हटे और दूसरे मुल्कों की तरफ के, बांग्लादेश की तरफ के, हिंदुस्तान की तरफ के। जो हमारा गोल्डन पीरियड था 1970 तक का, उससे हम डिट्रैक हुए और हम पर लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हुआ, गैर मुल्की इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट ख़त्म हुआ कि यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ़ नहीं है, जिसकी वजह से हम काफ़ी साल पीछे चले गए। तो अब आगे हम जिस बारे में बात करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान में इस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में क्या हो रहा है और क्या आगे पॉसिबल है कि हो, और पाकिस्तान इस टाइम कहाँ खड़ा है। तो इस टाइम पाकिस्तान में CPEC फ़ेज़ 2 का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन जनरल आज़म सलीम बाजवा ने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिनमें उनका कहना यह है कि पाकिस्तान में अब CPEC फ़ेज़ 2 का बाकायदा तौर पर हमने आगाज़ कर दिया है। CPEC फ़ेज़ 1 और CPEC फ़ेज़ 2 में फ़र्क क्या है? CPEC फ़ेज़ 1 में ये है कि हमने रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जाल बिछाया कि हमने चाइना को एक्सेस दी है गवादर पोर्ट तक की, और CPEC फ़ेज़ 2 में हम ये करेंगे, हम उस रोड और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे और हम डिफरेंट जगह पे इकनॉमिक जोन्स बनाएंगे, हम रेलवे का जाल बिछाएंगे, हम लोग एक्सेस देंगे गवादर से चाइना तक की और गवादर से हमारी पूरी पाकिस्तान में, ताकि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी प्रोडक्ट तैयार हो तो वो इजीली गवादर आए और गवादर से शिप में जाए और दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट किया जाए, जिससे हमसे फ़ॉरेन रिज़र्व कमाएँ। तो इसमें CPEC फ़ेज़ 2 में है क्या क्या चीज़ें? CPEC फ़ेज़ 2 में ये है कि हमने अपने मुल्क में मैस लेवल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, हमने अपने मुल्क में रेलवे का जाल बिछाना है, हमने इसमें ये करना है कि हमने अपने एग्रीकल्चर को आगे लेके जाना है, हमने इस पर इकनॉमिक जोन्स बनाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमने हर शहर, हर एरिया में इकनॉमिक जोन बनाने हैं जहाँ पर छोटी से लेके बड़ी इंडस्ट्री हो, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान में लोगों को रोज़गार मिले, जिससे हम इजीली एक सस्ता प्रोडक्ट तैयार करें और इजीली हम दुनिया में बड़ी मार्केट में, आलमी मार्केट में उसे सेल करें, जिससे हमें फॉरेन रिज़र्व मिले और हम बाकी चीज़ें ईज़िली कर सकें, इकनॉमिकल हमारी कंडीशन अच्छी हो। तो आसिम सलीम बाजवा का एक और भी चीज़ कहना था कि हम जितनी भी इंडस्ट्री लगाएंगे, जितने भी इकनॉमिक जोन बनेंगे, उसमें जितनी भी इंडस्ट्री की मशीनरी होती है तो वो हम HMC टेक्सला में तैयार करने की कोशिश करेंगे कि हम कम से कम चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें HMC में ही बनाएं, टेक्सला में बनाएं। लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स दें कि हमें ऐसी मशीनरी चाहिए और HMC हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स उन्हें वैसी प्रोडक्ट तैयार करके दे। तो ये एक अच्छा स्टेप है। जैसा कि आपको सबको मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुई, 1960 और 1970 का दौर हमारा गोल्डन पीरियड था, और इसी तरह आगे हमारी किस तरह हम डिट्रैक हुए 1972 में भुट्टो के दौर में उन्होंने नेशनलाइज़ किया काफ़ी सेक्टर्स को, जिसके वजह से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में पीछे गए बाकी अपने नेबरहुड जितने भी हमारे मुल्क थे उनसे, और कैसे अब 2020 में हम CPEC फ़ेज़ 2 की वजह से हम दोबारा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम इकोनॉमिकल हमारी कंडीशन अब बेहतर होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।